उसके क्या कारण थे, क्या इम्पैक्ट था, पढ़ना है। जो पुष्यभूत डायनेस्टी था उसके बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन कालखंड के बारे में पढ़ना है। राजपूतों का ओरिजिन हो गया, ठीक है। चामनास वंश हो गया, परमार हो गया, चंडेलास हो गया, ठीक है। कड़वों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर है ये बोला आपका अरब इन्वेजन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन डायनेस्टी, जिसमें कश्मीर, सिंध, सेंट्रल इंडियन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडियन डायनेस्टी है, पाला वंश हो गया, बंगाल हो गया, कलिंग हो गया। यूनिट 3 में चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पुलकेशिन के बारे में पढ़ना है। विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। राजपूतों के बारे में पढ़ना है। फिर है चोल वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा और पल्लव वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 4 में आपको जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक का क्या काम था, राजपूतों का बेसिकली डाउनफॉल का क्या कारण था, इस्टेब्लिश जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका बेसिकली भारत में क्यों आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, महमूद गौरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट से मिलके आपके सिलेबस को जो है यूनिवर्सिटी ने बेसिकली बनाया हुआ है। अब ये जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बता रहा हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 के 15 मार्क्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है। हुना इन्वेजन मतलब हुनों का जो आक्रमण हुआ था उसके क्या कारण थे और इसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करें। पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है, इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह सवाल 15 मार्क्स से नेरे से पूछा जा सकता है। दूसरा, हर्षवर्धन के जीवन, उपलब्धि एवं शासन। देखिए किसी राजा की आपको जीवन, उपलब्धियां, उसका प्रशासनिक जो क्षेत्र था उस पर कैसे कार्य करता था, ये सवाल एक पेपर में आता है। अब ये कौन सा आ सकता है, ये तो एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन पढ़ना तो आपको सबके बारे में पड़ेगा, इसलिए हर्षवर्धन के बारे में जरूर पढ़िएगा। दूसरा देखिए, जो पुष्यभूत जो डायनेस्टी थी उसकी उत्पत्ति एवं जो विस्तार है उसके बारे में विवरण मैंने बोला है। फिर आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप इसे छोड़ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चामनास, परमरास और जो चंडेलास थे उनका बेसिकली ऐतिहासिक महत्व बताइए। भारत में जो अरब इन्वेजन हुआ था सिंध के क्षेत्रों पे, ठीक है, इसके क्या कारण थे, स्वरूप था और इसके क्या प्रभाव हुए थे, ये बताना। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन करिएगा। अब इसमें 5 मार्क्स के खून आक्रमण के 2 कारण बताइए। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति क्या थी। राजपूतों के अग्निकुलन सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करने हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अरब आक्रमण का तत्कालिक प्रभाव क्या देखने को मिला, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए। फिर 6 नंबर वाला चंदेल वंश का एक प्रमुख शासक बताइए, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 1 का था। यूनिट 2 में आपको यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ कि कश्मीर और सिंध के जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य थे उनके इतिहास का वर्णन करने बोला गया है कि कश्मीर और सिंध के जो उत्तर पश्चिमी राज्य थे उनका क्या इतिहास है बताइए। दूसरा है प्रतिहार जो वंश था या गुर्जर जो थे, गढ़वाल डायनेस्टी हो गया, चंडेलास हो गए, इनका जो तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे बेसिक चीज क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है। फिर है दूसरा हमारे पास है, दूसरा बोलिए माफ, तीसरा क्वेश्चन है, मध्य भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनका राजनीतिक और जो सांस्कृतिक योगदान था उनके बारे में बताने बोला गया, ठीक है। कि मध्य भारत के जो मुख्य राजवंश है उनका क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान है, ये बताइए। दूसरा, पाल वंश और जो सेना डायनेस्टी था या जो सेन वंश था उसका उदय और पतन का क्या कारण था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी सवाल के लिस्ट में डालिएगा। अगला है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे ड्रॉप आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 नंबर के सवाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, सेन वंश की एक उपलब्धि लिखी, 1-1 मार्क्स में आ सकता है। प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था, कामरूप कहाँ स्थित है, और सिंध के जो शासक दाहिर है उनके बारे में बताइए। ये सवाल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग काम भी आएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये बाकी एमसीक्यू ये काम में आएगा। यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है, चालुक्य जो वंश था उसके उदय और प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करने बोला गया, ठीक है। ये पहला ही जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा आप लोग। दूसरा सवाल है, पुलकेशिन जो द्वितीय है उनका प्ले, हम बोला ना एक राजा का, देखिए आपको जरूर आएगा, किसी राजा का भी हो सकता है, पहले हमने बोल दिया। दूसरा, राष्ट्रकूट जो वंश थे उनके उदय और सांस्कृतिक जो योगदान है उनका वर्णन करने बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमर घोष जो प्रथम थे उनकी जीवन एवं उपलब्धि, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो मुझे लगेगा मैं आपको खुद बता दूंगा, जैसे पुलकेशिन के बारे में बताया हमने, हर्षवर्धन के बारे में बोला, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में आज तक कभी इससे जुड़े हुए सवाल नहीं देखने को मिले, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को अगर ड्रॉप आउट करना चाहे कर सकते हैं। अगला है, चोल डायनेस्टी जरूर आएगा। देखिए कि चोला डायनेस्टी ने चोल वंश के जो प्रशासन एवं जो सांस्कृतिक वहाँ की उपलब्धियां थी उनका वर्णन करने बोला जाएगा, और ये 5 मार्क्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है सवाल। दूसरा, आप अगला क्वेश्चन छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, राजा राजा और राजेंद्र चोला प्रथम जो है उनकी उपलब्धियों की तुलना करें, ठीक है, क्योंकि आप चोल वंश पढ़ोगे तो खुद ब खुद ये टॉपिक कवर हो जाएगा वहां से। फिर है पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव वंश था बेसिकली, उनके शासनकाल में दक्षिण भारत के आर्यकरण की जो प्रक्रिया उनको स्पष्ट करने बोला है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए आप लोग सभी छात्र छात्र हैं, ठीक है।
अगला सवाल 5 मार्क्स के लिए जो पूछा सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस वंश के थे या किस वंश से थे, ये बताना पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? चोल प्रशासन की एक विशेषता यह आ सकता है। पल्लवों का जो प्रमुख स्थापत्य है उसका एक उदाहरण दीजिए। और अमोघ जो वर्ष थे वो किस वंश का संस्थापक थे, ये बताना है। तो ये सब के सब सवाल 1-1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर सवाल पूछता तो यहीं से हमारे पास है। त्रिपाठी जो है उनके स्ट्रगल करने के क्या कारण थे, संघर्ष करने के कारण, चरण एवं जो प्रभाव थे उनका विश्लेषण करने बोला जाएगा। तो ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रख लीजिए सबसे पहला ही। दूसरा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे वंश थे, इनकी भूमिका का विश्लेषण या कह सकते हैं विस्तृत विवरण करने बोला गया है। तो ये वाला भी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आप रख लीजिएगा। दूसरा, ये सवाल तो पेपर में देखिए अगर आया हो भी, अगर आप सही बच्चे हमारे चैनल के वीडियोस को देखोगे तो आपने पढ़ाया हुआ भी था और ये सवाल आया हुआ था कि जो राजपूत शक्ति है उसके पतन के क्या कारण और परिणाम थे। ये सवाल 5 नंबर में पूछा गया वो सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल आएगा और सवाल आया हुआ था महमूद गजनवी से, ठीक है, एक तुर्क आक्रमणकारी जिसने आक्रमण किया भारत पे। इसके आक्रमणों का मूल्यांकन करने बोला गया है। फिर है महमूद गौरी, ठीक है, या मोहम्मद गौरी जिसे आप कहते हैं। इसके आक्रमण के क्या कारण थे और इससे क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश की राजनीति में, संस्कृति में, ये इसका विश्लेषण करने बोला जा सकता है। तो ये सवाल भी, ये दोनों सवाल में से सवाल आएगा, एमसीक्यू टॉपिक से जरूर आएगा इस सवाल से, देखिएगा आप लोग। अब अगला 5 मार्क्स का जो सवाल है, पहले त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो किनके बीच में हुआ था, ठीक है, ये बताना है। आप पढ़िएगा कन्नौज के बारे में, हमने कन्नौज के बारे में आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, चिंता मत करिए। कन्नौज के क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे तो आप लोग खुद पढ़िएगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। इसलिए हम लोग आप सभी बच्चों को बोलते हैं कि आप प्ले सेक्शन पे देखिए जो वीडियोस अवेलेबल है ना, वो प्रीवियस ईयर के जरूर है लेकिन आपके सिलेबस सेम था, इसलिए आप सभी बच्चों वीडियो को देखिए और मस्त से पढ़ लीजिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बस वीडियो को सुनिए, आंसर को समझिए, जाके लिख के आइए बस, ठीक है। फिर है महमूद गजनी भारत में कितनी बार आक्रमण किया, ये तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, जिसमें तराइन का पहला युद्ध में हार चुका था, ठीक है, गजनवी, दूसरा बार में जीत गया था गलती से। मोहम्मद गौरी की जो एक उपलब्धि, भैया कोई उपलब्धि नहीं मानते मिल लोग को, ठीक है। और राजपूतों की जो पराजय थी, ठीक है, उनके पराजय के क्या कारण था ये आपको बताना पूछा जाएगा, ठीक है। अरब इन्वेजन हुआ था, यानी अरब का जो आक्रमण हुआ था उनके क्या कारण थे और परिणामों का उनका वर्णन करने बोल जाएगा, इसके क्या रिजल्ट्स हुए ये बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। भारत में जो अरब आक्रमण हुआ था ये कहा जाए तो हमारे भारत इतिहास का मध्यकालीन काल था, ठीक है। एक मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था, लगभग माना जाता है कि जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण सिंध पर अरब आक्रमण था, ठीक है। सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था लगभग 711 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कह सकते हैं उमैयद खिलाफत के अधीन था। यह आक्रमण केवल सैन्य विजय के लिए नहीं था बल्कि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण थे। इसके बाद भी भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालने वाले साबित हुए। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कहानी क्या। देखिए यहाँ पर ये जो कहानी, एक राजा थे भारत के सिंध के इलाके के, उन्होंने क्या किया था, ये जो ईरान के लोग थे उनका शिप जाता था, अब शिप में उन्होंने कब्जा कर लिया, शिप पे कब्जा कर लिया, सामान भी लूटा, बदले में जब बोला कि सामान नहीं लौटाएंगे तो उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। इसी कारण से ये जो सिंधों का, ये जो अरबों का आक्रमण था, ये घटना घटित घटित हुई थी, ठीक है। इतिहासकारों ने ऐसे जानकारी दी है, ठीक है। अब उसी के बारे में बताया हुआ है कि इसका समझते हैं। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने क्या किया, तेजी से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के बाद अब उनकी दृष्टि जो भारत की ओर हो गई थी। भारत उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध था और कहा जाए तो राजनीतिक रूप से विभाजित था, जो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक परफेक्ट स्थिति या अनुकूल स्थिति प्रदान करता था। इसी संदर्भ में क्या हुआ, सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ जिसने हमारे भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत कर दी, ठीक है। आप जानते हैं, ये चले अरब आक्रमण कारण। पहला राजनीतिक कारण में देखिए, भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। सिंध पर एक राजा था, जैसे बोला ना, राजा दाहिर का शासन था, राजा दाहिर का शासन था, ठीक है, जो कि एक कमजोर शासक माना जाता था, ठीक है। इतिहासकारों ने उन्हें कमजोर शासक की उपाधि दी यहाँ पर। तो भारत में उस समय कोई भी सशक्त केंद्रीय सत्ता नहीं था, मतलब कोई केंद्र का पावर नहीं था, जिसने ये बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनको अवसर मिल गया। उम्मीद खिलाफत अपनी भक्ति का या सॉरी माफ करिए अपनी शक्ति का वो विस्तार करना चाहते थे। भारत की सीमाएं उनके लिए एक नया लक्ष्य थी, जिससे वो अपने साम्राज्य को क्या आना चाहते थे और विस्तृत रूप से उनको फैलाना चाहते थे अपना सीमाएं, ठीक है। तो ये पहला था राजनीतिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। देखिए आपको मालूम है कि हमारा भारत जो है वो प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारी समृद्धि है, व्यापारिक मार्ग है और कई बंदरगाह जो अरबों को आकर्षित करते थे।
सिंध और मालाबार तट जो है वो व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक थे। अरब व्यापारी जो है पहले भारत से के साथ ही व्यापार करते थे, ठीक है, अरब के जो पहले, लेकिन धन संपत्ति और जो संसाधन की लालसा थी, मतलब लालच, सिंपल सा बात है, फ्री पॉकेट में किसी को मिलेगा तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आक्रमण का रुख अपनाया, ठीक है। धार्मिक कारण की बात करें तो इस्लाम में देखिए प्रसार की भावना एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। अरब शासक जो थे वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल धर्म मुक्त कारण था, बल्कि यह प्रेरक तत्व भी जरूर था जिसके कारण अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। फिर है चौथा है समुद्री जो डकैती थी उनकी घटना। देखिए अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण एक समुद्री घटना था। श्रीलंका से लौटते समय कुछ अरब व्यापारियों के जहाज जो है सिंध के तट पर लूट लिए गए थे। जब इस घटना की शिकायत उम्मैद शासक से की गई तो उन्होंने बेसिक राजा दाहिर के ऊपर कार्रवाई की और दाहिर ने असमर्थता जताई, जिसके बाद आक्रमण का लास्ट में निर्णय लिया गया, ठीक है। फिर है पांचवा है सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक कारण क्या था। देखिए भारत का अगर आप सिंध वाला क्षेत्र देखोगे ना तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास, ठीक है। अब कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए पश्चिम और भारत के बीच यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो भारत के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में रहता है। सिंध पर नियंत्रण से आगे के भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश जो होता है वो आसानी पूर्वक हो सकता है, ठीक है। अब इसके देखिए सामाजिक कारण क्या थे। देखिए भारत में जो जाति व्यवस्था और जो सामाजिक असमानता यह भी एक प्रमुख कारणों में से एक थी। निम्न वर्ग के जो लोग थे वह उस समय के शासकों से असंतुष्ट रहते थे, जिससे बाहरी जो आक्रमणकारी उनको सहयोग मिलने में कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं हुई और उनकी संभावना बढ़ गई। अब इसी आक्रमण के देखिए कुछ परिणाम निकले, जिससे पहला क्या हुआ हमारे पास है, सिंध और मुल्तान पर क्या हो गया, अरबों का जो अधिकार है वो बढ़ गया, ठीक है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और राजा दाहिर को पराजित कर दिया। इसके बाद सिंध और मुल्तान ये सब के सब क्या हो गए, अरब शासन के अधीन आ गए थे, ठीक है। फिर भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस आक्रमण के बाद ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, मस्जिदें बनी, इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि प्रारंभ में इसका प्रभाव जो था वो केवल सिंध तक ही सीमित रहा था। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान इसके प्रभाव में देखिए हमारे पास, जैसे अरब और भारतीय सभ्यताओं के बीच में सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, गणित हो गया, विज्ञान हो, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। भारतीय अंक यानी जो डेसिमल सिस्टम चलता था उसको अरबों के माध्यम से विश्व में पहचान मिली है। फिर व्यापारिक संबंधों में वृद्धि देखने को मिली। अरबों के आने से भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार बढ़ा, समुद्री व्यापार मार्ग अधिक सक्रिय हुए। भारत के मसाले हों चाहे वस्त्र हो, अन्य उत्पाद अब अरब देशों तक पहुंचने लगे थे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा या परिवर्तन देखा जाए तो अरबों ने सिंध में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी। कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। स्थानीय लोगों को कुछ हद तक जो प्रशासन में यहाँ पर शामिल किया गया था। भारतीय राजनीति पर कई प्रभाव दिखे, जैसे हालांकि अरबों का प्रभाव सीमित ही नहीं रहा, लेकिन इससे भारत के जो शासक है उनको बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा समझा जाने लगा। ये आक्रमणकारियों ने बेसिकली तुर्क और जो अफगान के लोग थे आक्रमण के लिए ये एक मार्ग प्रशस्त करने बना, ठीक है। और साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता और जो संघर्ष था, देखिए अरबों ने कुछ हद तक धार्मिक जो सहिष्णुता दिखाई, लेकिन कई स्थानों में यहाँ पर संघर्ष भी देखने को मिला, जैसे जजिया कर लगाया गया, कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, जबरदस्ती करवाया गया। फिर है सीमित प्रभाव। अरब आक्रमण का प्रभाव जो है पूरे भारत पर नहीं पड़ा, यह मुख्यतः सिंध और उनके आसपास के क्षेत्रों पर पड़ा था, जबकि उत्तर भारत के जो अन्य शक्ति से इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो भारत पे जो अरबों का आक्रमण है केवल एक सैन्य विजय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक संपर्क प्रारंभ था, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिला, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव सीमित रहा। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि यदि भारत में उस समय एक मौजूद मालिक केंद्रीकृत कोई सत्ता होती तो यह आक्रमण कभी भी सफल नहीं हो पाता, ठीक है, यह विफल हो जाता हमारे पास। तो निष्कर्ष में बात करें तो भारत पे अरब आक्रमण जो है एक महत्वपूर्ण हमारी ऐतिहासिक घटना है, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर दीर्घकालिक एक प्रभाव डाला। सिंध पर आक्रमण जो है 711 ईस्वी के माध्यम से भारत और अरब जगत के बीच संपर्क स्थापित हुआ, जिससे आगे चलकर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को दिशा मिली। हालांकि इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र है, लेकिन यह घटना भारत में इस्लामी जो शासन है इसका शुरुआत का बना और भविष्य के आक्रमणकारियों के लिए भी एक मार्ग यहाँ पर प्रशस्त करके चल दिया था, ठीक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास को चालुक्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देनों का वर्णन करने बोला है। यानी हमारे भारतीय इतिहास में जो चालुक्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देन था उनका क्या वर्णन यहाँ वर्णन करने बोला गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो भारतीय इतिहास में चालुक्य वंश का स्थान जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वंश ने न केवल हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया उसको एकजुट किया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से, स्थापत्य से, साहित्यिक से और धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। विशेष रूप से कहा जाए तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच
दक्कन क्षेत्र में एक सशक्त जो साम्राज्य है वो स्थापित किया गया। यहाँ पर कुछ उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो देन है उनका यहाँ विस्तृत विवरण है। सबसे पहले चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों में उनका नाम विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस वंश के देखिए 3 शाखाएं, पहला था बादामी के चालुक्य प्रारंभिक में, फिर बैंगी के चालुक्य जो पूर्वी में, और कल्याणी के चालुक्य जो पश्चिमी क्षेत्र के थे। ठीक है, अब इनमें बात करें तो चालुक्य की राजनीति दक्षिण भारत को सबसे पहले एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना हुई। चालुक्य ने क्या किया, दक्षिण क्षेत्र में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्सों पर शासन किया। दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता को मजबूत किया। विशेष रूप से पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनके शासन में साम्राज्य को अपने चरम यहाँ स्थान पर पहुंचाने इस कार्य किया। फिर हर्षवर्धन को पराजित किया। देखिए, चालुक्य शासक ने उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा को नर्मदा नदी तट पर पराजित कर दिया। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो सीमाएं थी वो निर्धारित हो गई। चालुक्यों को शक्ति का पूरे भारत में प्रभाव स्थापित हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो चालुक्यों ने क्या किया, एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। साम्राज्यों को प्रांतों यानी मंडल में विभाजित किया गया। स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया गया। सामंत व्यवस्था यानी जो फेडरल सिस्टम है उनका विकास किया गया। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है सामरिक शक्ति और विस्तार की नीति का यहाँ पर बढ़ा। चालुक्य के जो शासक थे वो कुशल योद्धा थे और रणनीतिकार थे। पल्लव और राष्ट्रकूटों ने लगातार संघर्ष किया। सीमाओं की रक्षा और विस्तार पर यहाँ पर ध्यान दिया जाने लगा। विदेशी संबंध बात करें तो चालुक्यों के विदेशी शासकों के साथ भी संबंध थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का दूत था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ी। राजनीतिक स्थिरता के बारे में बात करें तो चालुक्यों ने दक्कन क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिर शासन प्रदान किया, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो पाया। अब ये थे हमारे पास। यहाँ पर चालुक्यों के सांस्कृतिक देन क्या थे। पहला, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर। चालुक्य काल को हमारी जो भारतीय स्थापत्य कला उनका स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय देखिए जो नागर शैली है उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत शैली का मिश्रण देखने को मिला। मंदिर जो है निर्माण की नई शैली माफ करिएगा, वैसा शैली का यहाँ पर विकास हुआ। आप उदाहरण में अपने हिसाब से जो भी लगता है जो मंदिर अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, फिर मूर्ति कला इन स्कल्पचर। चालुक्य काल की जो मूर्तियाँ वो अत्यंत ही सुंदर और जीवंत है। देवी देवता की मूर्ति देख लीजिए, पौराणिक कथा चेतन देख लीजिए, पत्थर पर जो सूक्ष्म नक्काशी इसका उदाहरण है। फिर साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, चालुक्य शासकों ने साहित्य को यहाँ पर संरक्षण दिया, जिन्हें प्रमुख भाषाएं संस्कृत कन्नड़ हो गया। प्रमुख रचना कन्नड़ साहित्य का प्रारंभिक विकास हुआ। दरबारी कवित्व विद्वानों का संरक्षण हुआ। धर्म और धार्मिक जो सहिष्णुता वो बढ़ी। ठीक है, हिंदू धर्म का संरक्षण हुआ, विशेषकर शैव और वैष्णव धर्म का। जैन धर्म को संरक्षण मिला। इससे समाज में धार्मिक समन्वय बढ़ा। चित्रकला में देखिएगा तो चालुक्य वंश में चित्रकला का भी विकास हुआ। गुफा मंदिरों में भित्ति चित्र हो गया। धार्मिक विषयों का चित्रण हुआ। शिक्षा और ज्ञान संबंध देखिएगा तो शिक्षा को बढ़ावा मिला। मंदिर शिक्षा केंद्र बने, वहीं पर विद्वानों को आश्रय दिया गया। सामाजिक जीवन में बात करें तो कृषि और व्यापार का विकास हुआ। नगरों का विस्तार हुआ और कला और संस्कृति का उत्कर्ष में देखने मिला। आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन करें तो सकारात्मक पक्ष में मजबूत राजनीति थी, सांस्कृतिक उत्कर्ष थे, स्थापत्य कला में नवाचार था, सीमाएं में लगातार युद्धों के कारण अस्थिरता थी, सामंत व्यवस्था के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी थी। निष्कर्ष में अगर देखिए तो राजनीतिक रूप से उन्होंने दक्षिण भारत को एकजुट किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि सांस्कृतिक रूप से उन्होंने स्थापत्य हो गया, साहित्य हो गया, कला और धर्म के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी स्थापत्य कला आज भी वैसी श्रम जीवित है जैसे हमने भारतीय विरासत की महानता को दर्शाने कार्य करते हुए। अगला सवाल है, राजपूतों के पतनों के कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला गया। ठीक है, तो राजपूतों का इतिहास हमारे भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की जो अद्भुत परंपरा है वो हमें दिखाई देती है। फिर भी यह हमारी ऐतिहासिक सत्य है। सत्य के साथ राजपूत शक्ति का पतन हुआ, जिसने उत्तर भारत की जो राजनीतिक दिशा उसको बदल के रख दिया। विशेष रूप से जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसके बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद कौरी के हाथों। ठीक है, राजपूत के पतन को समझने के लिए केवल एक कारण पर्याप्त नहीं, बल्कि कई बहुत सारे देखिए आर्थिक कारण भी थे और बाहरी जो कारण थे उनके परिणामों का संयुक्त मिश्रण था, जिसके कारण ये परिणाम देखने मिले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात करें तो राजपूतों में राजनीतिक एकता का एक अभाव देखा गया था। राजपूत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन भी होता था और संघर्ष जो है वो कॉमन बात था।
वे अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से बेसिकली ज़्यादा महत्व देते थे। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे तब भी राजपूत शासक एकजुट होकर उनका सामना नहीं करते थे, बल्कि उदाहरण के रूप में जैसे पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजपूत राजाओं का पूर्ण समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी जो शक्ति थी वो सीमित रहेगी। यदि उस समय सभी राजपूत जो थे एक जगह संगठित होकर रूप में थे तो इतिहास की दिशा आज कुछ और होती है हमारे पास है। ठीक है, राजपूतों की जो राजनीतिक संरचना है वो भी उनके कह सकते हैं पतनों का एक बड़ा कारण था। जैसे उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो सामंतवादी थी, जिसमें सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण था। ठीक है, सामंत यानी जिसे जागीरदार कहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और केंद्रीय सत्ता के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो भी कमजोर थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसी भी बड़े संकट के समय में एक मजबूत और त्वरित निर्णय लेने वाली जो केंद्रीय शक्ति का अभाव हमें देखा गया था। हालांकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो तुर्क आक्रमणकारियों के पास एक संगठित और अनुशासित प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, जो युद्ध के समय अधिक क्या हुई थी, हमारे पर प्रभावित सिद्ध हुई थी। ठीक है, तो राजपूतों की जो सैन्य प्रणाली थी वो उनके पतन के लिए जिम्मेदार रही। वे परंपरागत मतलब जो खानदानी रूप से चले आ रहे शैली उसका इसमें विश्वास करते हैं, जिसमें वीरता और व्यक्तिगत साहस को अधिक महत्व दिया जाता था। युद्ध उनके लिए केवल विजय प्राप्त करने का साधन नहीं था, बल्कि सम्मान और मर्यादा प्रश्न था। इस कारण वे कई बार अपने व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने में असफल रहे। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी जैसे अगर डकैत देखे जाएंगे तो आक्रमण उनके लिए कोई भी मर्यादा नहीं थे, ना ही सम्मान से युद्ध लड़ा जाता था। वे सब छल कपट से युद्ध लड़ना जीतना चाहते थे। ठीक है, तो वे युद्ध में छल गति संगठन का उपयोग करते थे। उनकी सेना में बहुत सारे तेज घुड़सवारों का उपयोग होता था, जो राजपूतों को धीमी और भारी जो सैन्य संरचना पर भारी पड़ते थे। अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना में भी राजपूतों के पतन की महत्वपूर्ण घटना है। जैसे राजपूत समाज जाति व्यवस्था पाई थी, जिसमें ऊंच नीच का स्पष्ट विभाजन था। निम्न वर्ग के लोगों को ना शासन में भागीदारी मिलती, ना ही सेना में उच्च पद मिलता था। इससे समाज का एक बड़ा सा हिस्सा जो शासन से सेना से अलग रहता था, महसूस करता था और संकट के समय अपने शासकों को व्यापक जन समर्थन नहीं कर पाता था। इसके विपरीत अगर देखेंगे तो तुर्की शासक ने अपेक्षाकृत अधिक खुली सामाजिक व्यवस्था अपनाई, जिसने उन्हें विभिन्न जो क्षेत्र या वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो राजपूत धीरे धीरे कमजोर होने लगे। लगातार युद्ध और आंतरिक संघर्षों के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि और व्यापार दोनों ही प्रभावित हुए, जिससे राजस्व में कमी आई। कमजोर आर्थिक आधार के कारण वे अपनी सेना को आधुनिक बनाने और संसाधन मजबूत करने में असफल रहे। इसके विपरीत क्या हुआ, जो भी लुटखोर लोग थे, ये जो गौरी थे मोहम्मद गौरी लोग, वे शक्ति लूट और विस्तार के माध्यम से अपने संसाधन बढ़ाते रहे। इसके अतिरिक्त जो कहा जाए तो कुछ राजपूत शासकों के समय के साथ विलासिता, ठीक है, और अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होने लगी थी। वे अपने शौर्य और परंपरा पर अधिक थे, लेकिन बदलते समय के साथ उन्हें स्वयं को ढालने में असफल रहा। उन्हें नई जो युद्ध तकनीक है और जो नई रणनीति है उनको अपना रुचि नहीं दिखाई। यही जड़ता विरिडिटी है उनके लिए घातक सिद्ध होगी। भौगोलिक कारण भी इस अंदर महत्वपूर्ण थे। जैसे राजपूत जो है राज्य मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के स्थित है, जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुला मार्ग था। इस क्षेत्र की सीमाएं सुरक्षित रखना बहुत कठिन था और यही कारण था कि बार बार आक्रमण होते थे। लगातार बाहरी दबाव से उनकी जो शक्ति है तो वो कमजोर पड़ती चली गई। अंततः यह हम कह सकते हैं कि राजपूतों का जो पतन केवल विदेशी आक्रमणकारों का आक्रमण था उनका परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी आंतरिक कमजोरी अधिक जिम्मेदारी थी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल कोई कमी नहीं था, लेकिन राजनीतिक एकता का अभाव था, कमजोर थे। प्रशासनिक जो संरचना थी, पुरानी सैन्य पद्धति होगी, सामाजिक असमानता होगी, उनके शक्ति को भीतर से खोखला करके रख दिया था। निष्कर्ष में बात करें तो राजपूतों का पतन हमें यह शिक्षा देता है कि केवल साहस और परंपरा जैसी राज को लंबे समय तक टिकाए रखने पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एकता, संगठित शासन, व्यवहारिक दृष्टिकोण और समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होते हैं। राजपूतों की जो वीरता है वो आज भी हमें प्रेरणा देती है, लेकिन उनका पतन इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक भी प्रस्तुत करता है। इसका क्या स्वरूप था और इसके महत्व का वर्णन करने बोला गया। तो कन्नज के स्वामित्व के लिए जो त्रिदलीय जो संघर्ष हुआ था, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति मानी जाती है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक, ठीक है, लगभग 200 साल तक उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित किया। यह संघर्ष मुख्यतः गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था, इसलिए इसे त्रिदलीय संघर्ष कहा गया है। इसे केवल एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और साम्राज्य विस्तार की जो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा है उसके रूप में इसे समझना चाहिए। आइए जानते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का जो महत्व है वो अब असाधारण रूप से बढ़ चुका था। पहले यह नगर हर्षवर्धन की राजधानी होने के कारण ही प्रसिद्ध थी,
बट उनका जब निधन हो गया तब उनकी कोई सशक्त उत्तराधिकारी नहीं बना, तो यहाँ राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। इस स्थिति ने विभिन्न शक्तियों को आकर्षित किया। कन्नौज केवल एक नगर ही था, बल्कि उत्तर भारत की जो सत्ता है उसका प्रतीक बन चुका था। ठीक है, जो शासक अगर इस पर अधिकार कर लेता था उसे पूरे उत्तर भारत का अधिपति मान लिया जाता था। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ और व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था। इस प्रकार कन्नौज पर अधिकार का अर्थ था मतलब राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ना, आर्थिक समृद्धि मिलना और सामरिक नियंत्रण यहाँ पर मिल जाना। तो इस संघर्ष का जो स्वरूप है वो जटिल और बहुआयामी था। यह कोई एक निर्णायक युद्ध नहीं था, विभिन्न विभिन्न चरणों में चलने वाला लंबा संघर्ष था, जिसने समय समय पर तीनों शक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करती रही। प्रारंभ में प्राल वंश के जो शक्तिशाली शासक थे धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने वहां चक्रायुध नामक एक शासक को अपने अधीन स्थापित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सीधे शासन करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से वहां के नियंत्रण की नीति को अपनाते थे। लेकिन उनकी यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चली, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय ने उन्हें चुनौती दी और कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बीच क्या होता है, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट जो वंश है के शक्तिशाली शासकों का हस्तक्षेप भी इस संघर्ष को और जटिल बना देता है। राष्ट्रकूट के शासक थे गोविंद तृतीय। उन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण कर जो गुर्जर प्रतिहार थे और पाल दोनों को पराजित कर दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि राष्ट्रकूट का मुख्य जो केंद्र था वो दक्षिण में था, फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उत्तर भारत की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार यह संघर्ष जो है एक त्रिकोणीय शक्ति संतुलन में बदल गया, जहां कोई भी शक्ति जो है स्थायी रूप से कन्नौज पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित नहीं कर सकी। ठीक है, इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जो अस्थिरता थी। कन्नौज पर बार बार अधिकार बदलते रहता है, कभी कोई वंश कभी कोई वंश चलता है, इसलिए नियंत्रण किसी के पार्टिकुलर हाथ में नहीं था। यह स्थिति न केवल राजनीतिक अस्थिरता दर्शाती है, बल्कि उस समय की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है उनको उजागर करने का कार्य करती है। तीनों शक्ति अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर एक केंद्रीय स्थान पर अधिकार स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही थी, जो उस समय में कहा जाए तो व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास को ही दर्शाता है। इस त्रिदलीय जो संघर्ष था इसका महत्व अत्यंत व्यापक है। सबसे पहले इसने उत्तर भारत की जो राजनीतिक संरचना है उसको गहराई से प्रभावित किया। लगातार युद्धों के कारण कोई भी स्थानीय और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका। इससे शक्तियां जो क्षेत्रीय शक्तियां वो और भी कमजोर होती चली गई और राजनीतिक विखंडन बढ़ते चला गया। यद्यपि अंततः क्या हुआ, गुजरात जो प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर अपेक्षाकृत स्थायी नियंत्रण स्थापित किया, फिर भी यह स्थिरता अधिक समय तक टिक नहीं पाई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि इस नियंत्रण संघर्ष ने उत्तर भारत को बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनके प्रति संवेदनशील बना दिया। जब आंतरिक शक्तियां आपस में संघर्ष व्यस्त होती थी तो बाहरी आक्रमणकारी क्या करते थे, इनके अवसर पैदा हो जाते थे। यही स्थिति आगे चलकर तुर्क आक्रमणकारियों के लिए समय को देखने को मिली और जब एकजुट प्रतिरोध का अभाव यहाँ स्पष्ट होने को मिला। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए या दृष्टि देखा जाए तो इस संघर्ष के दुष्परिणाम सामने आए। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण कृषि और व्यापार दोनों प्रभावित हुए। संघर्षों का भारी ह्रास हुआ और सामान्य जनता को कष्ट सहना पड़ा। इसके बावजूद यह भी सत्य है कि इस काल में ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संपर्क बना, जिसने सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया भी यहाँ जारी रखी। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह संघर्ष जो है हमारे भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो शक्ति संतुलन और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। साथ ही साथ यह भी बताती है कि आंतरिक एकता के अभाव ने यह भारतीय शक्ति को कितना कमजोर बना दिया है। यद्यपि यह तीनों शक्ति अगर सब मिलजुल के कार्य करते संभवतः उत्तर भारत में एक सशक्त और स्थायी साम्राज्य की स्थापना हो सकती थी। निष्कर्ष यह निकलता है कि कन्नौज के लिए हुआ जो त्रिदलीय संघर्ष है यह एक क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि वो उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक जो परिस्थिति उसका दर्पण था। कन्नौज की प्रतिष्ठा और महत्व ने इसे इस संघर्ष का केंद्र बनाया और इस संघर्ष ने भारतीय जो इतिहास है इसकी दिशा को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि आंतरिक एकता और अगर स्थिरता हो तो किसी भी राष्ट्र शक्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल आपसे बच्चों को जो पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला सवाल है चोल वंश से। चोल के इतिहासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और भारतीय इतिहास में इनकी जो देने हैं इनका मूल्यांकन करने बोला गया है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में चोल वंश का जो स्थान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वंश न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, बल्कि उसने प्रशासन, समुद्री शक्ति, कला, स्थापत्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। चोल के इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है या दिखाता है कि
कि किस प्रकार एक क्षेत्रीय जो शक्ति है अगर वो संगठित रूप से प्रशासन चलाए, सैन्य दक्षता और सांस्कृतिक उन्नति के माध्यम से एक व्यापक और प्रभावशाली साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास अपेक्षा की स्पष्ट कोई पार्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संगम साहित्य में इसके उल्लेख मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वंश जो बहुत प्राचीन था। प्रारंभिक काल में चोल जो है एक स्थानीय शक्ति के रूप में तमिल क्षेत्र में विद्वान थे, लेकिन 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका पुनरुत्थान हुआ और इनके पुनरुत्थान का जो श्रेय माना जाता है वो विजयाचार्य चोल को दिया जाता है, ठीक है, जिसने तंजावुर को अपनी राजनीति बनाकर एक सुदृढ़ राज्य की नींव रखी। इसके बाद चोल वंश का क्रमिक विस्तार हुआ और यह दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बन गई। चोल साम्राज्य का जो उत्कर्ष है 10वीं और 11वीं शताब्दी में, विशेष रूप से राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की। उसने दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर अधिकार प्राप्त किया और श्रीलंका तक अपनी जो साम्राज्य है उसको फैला दिया या विस्तार कर दिया। उनकी सैन्य क्षमता विशेषकर नौसेना अत्यंत सशक्त थी, जिसने चोलों को समुद्री शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके द्वारा जो निर्मित बहुदेश्वर मंदिर हम जानते हैं न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र है बल्कि चोल स्थापत्य जो कला है वो उसका एक अद्वितीय उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य की और विस्तार किया। उसने बंगाल तक अभियान चलाया और गंगा जल को दक्षिण में लाकर अपनी विजय का प्रतीक बनाया। साथ ही साथ उसने दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे श्री विजय पर भी आक्रमण किया, जिससे स्पष्ट होता है कि चोल केवल स्थलीय शक्ति ही नहीं बल्कि एक समुद्री साम्राज्य भी थे। इस प्रकार चोलों का इतिहास केवल दक्षिण भारत तक सीमित बल्कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल चुका था। चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए एक संगठित प्रशासन विकसित किया। साम्राज्य को विभिन्न प्रांत, जिले और ग्राम में विभाजित किया गया। विशेष रूप से ग्राम प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो अत्यंत विकसित थी। ग्राम सभाएं हो, स्थानीय प्रशासन हो गया, कर संग्रह हो गया, न्याय व्यवस्था का संचालन करती थी। यह व्यवस्था उस समय भारतीय हमारा जो इतिहास प्राचीन इतिहास है उसका एक आदर्शवादी उदाहरण माना जाता था, क्योंकि उसमें जनता की जो सक्रिय भागीदारी इसमें निश्चित होती थी। आर्थिक रूप से जो चोल काल था वो समृद्धि का काल था। कृषि मुख्य आधार थी और सिंचाई के लिए नदी, तालाब, जलाशयों का विकास हुआ। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ बनाया गया, जिससे उत्पादन वृद्धि हुई। साथ ही साथ व्यापार और जो भी कह सकते हैं वाणिज्य का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। चोलों की जो नौसेना थी उसने समुद्री व्यापार को और प्रोत्साहित किया और भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इसने न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ी बल्कि जो सांस्कृतिक संपर्क है वो भी सुदृढ़ हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से चोल जो काल है यह अत्यंत समृद्ध काल था। इस काल में मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। चोल स्थापत्य कला अपने भव्य मंदिरों के लिए बेसिकली प्रसिद्ध था, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मंदिर की विशेषता या जो विशालता है, ऊंचे शिखर हो गए, उत्कृष्ट मूर्ति कला हो गया, चोल की जो कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त कांच से जो वास्तुकला है वह मूर्ति कला का भी विकास इसी काल में हुआ, जिसने नटराज की प्रतिमा जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चोल शासक मुख्यतः शिव भक्त थे। उन्होंने अपने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। वैष्णव और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण मिला। इससे समाज में जो धार्मिक समन्वय देखने को मिला हमें और एक सहिष्णुता का वातावरण बना। साहित्य के क्षेत्र में भी तमिल भाषा और साहित्य का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन को भी चोल के संरक्षण में प्रोत्साहन मिला, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना विकास हुआ। अब यदि अगर हम भारतीय इतिहास में चोलों की देनों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि बहुत सारा उनका योगदान जो बहुआयामी है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने एक सशक्त और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें स्थानीय स्वशासन की अवधारणा विकसित हुई। यह अवधारणा या व्यवस्था जो है हमारे पास है आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए, संस्थाओं के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। दूसरी, उन्होंने जो अपनी शक्ति और समुद्री शक्ति और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। तीसरा, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका योगदान जो आज भी हमारे भारत के अपने जो राष्ट्रीय या सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि हमें यह भी ध्यान होना है कि चोल साम्राज्य की जो शक्ति है बेसिकली, ठीक है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी, विशेष रूप से आंतरिक जो संघर्ष थे और बाहरी आक्रमण के कारण। 12वीं शताब्दी के बाद जो चोलों का जो पतन है वो शुरू हो गया और अंततः यह वंश जो है वो इतिहास के पन्नों में समा के रह गया। फिर भी उनकी उपलब्धियां इतनी महत्वपूर्ण है कि इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। निष्कर्ष कहा जाए तो चोल वंश का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण या गौरवपूर्ण अध्याय। उन्होंने न केवल एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का बेसिकली निर्माण किया बल्कि प्रशासन, कला और संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। उनकी देने आज भी हमारे पास कहा जाए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान को, महानता को दर्शाती है
और साथ ही साथ ये सिखाती है कि संगठित प्रयास, दूरदर्शिता हो, सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से एक राष्ट्र जो है किस प्रकार उन्नति कर सकता है, ये हमें बताया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण और क्या स्वरूप थे, इसके क्या परिणाम हुए, इनकी विवेचना करनी बोली गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक डकैत के बारे में। ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के आक्रमण अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को निर्णायक रूप से बेसिकली बदल दिया। गौरी के आक्रमण बेसिकली लूट तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य यही था स्थानीय शासन की स्थापना करना। इसी कारण उसने आक्रमण का स्वरूप और परिणाम दोनों ही क्या किया, गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव यहाँ पर डालते रहा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ तो सबसे पहले यदि हम उसके आक्रमणों के कारण को समझे तो ये स्पष्ट होता है कि इनसे राजनीतिक, आर्थिक और जो सामरिक तत्वों का मिश्रण था। उस समय भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था और कोई भी मजबूत यहाँ पर केंद्रीय सत्ता तो नहीं थी। विभिन्न राजपूत जो राज्य थे आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे, जिससे जो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक अनुकूल स्थिति बन चुका था। गौरी ने इस कमजोरी को भांप लिया था और इसी विस्तार का अपना अवसर बना लिया था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उसने अपने राज्य गौर की जो भौगोलिक स्थिति है और सीमित संसाधनों से भी नए क्षेत्रों की ओर विस्तार करने का प्रेरित किया। भारत उस समय आर्थिक दृष्टि देखा बहुत समृद्ध था, इसलिए यहाँ की संपदा भी उसे आकर्षित करती थी। गौरी के आक्रमणों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उसकी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ये भी थी। वह केवल सीमित विजय से संतुष्ट नहीं था, बल्कि अपने आप को एक स्थायी और विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यही कारण है कि उसने बार बार भारत पर आक्रमण किया और प्रत्येक पराजय के बाद फिर भी प्रयास किया। धार्मिक तत्व ही नहीं बल्कि उनके अभियानों ने आंशिक रूप से उपस्थित था, परंतु लेकिन यह कहना अधिक उचित होगा कि उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक विस्तार करना तो सत्ता की स्थापना नहीं था, बल्कि अपने धर्म का प्रसार भी करना था। ठीक है, यदि उसके आक्रमणों के स्वरूप पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि वह संगठित, एक योजनाबद्ध और रणनीतिक था। उसने प्रारंभ सबसे पहले सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार विस्तार किया, फिर उसने भारत में प्रवेश का एक स्थायी आधार बना दिया। इसके बाद उसने अपने भारत में उत्तर भारत में अपना ध्यान आकर्षित किया, केंद्रित किया। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी के हाथों उनको अपना पर्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो ढीठ था, हार नहीं माना। फिर अगले बार आया, उसने फिर बेहतर तैयारी की, फिर रणनीति के साथ आया, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन यह निर्णायक विजय प्राप्त हुआ। यह उसकी दृढ़ता और व्यापारिक जो व्यवहारिक दृष्टिकोण उसका प्रमाण है। गौरी की युद्ध शैली है वो राजपूतों से भिन्न थी, क्योंकि ये जो भी लोग थे जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इनका कोई नियम नहीं था। क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध होता है, चाहे कोई भी होता है, सबको अपने कुछ कुछ नैतिक रूल्स होते हैं, कुछ कुछ नैतिकता चीज होती है, लेकिन इन लोगों को नैतिकता तो थी ही नहीं। ठीक है, हमारे जो भी कह सकते हैं महान योद्धा थे, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ कभी ना कुछ उनके कुछ देखिए रूल्स थे। जैसे रात होता तो युद्ध नहीं होता था, इन लोगों में कुछ नहीं था, भैया जब आक्रमण करना चाह कर दो। वो घुड़सवार सेना, तीरंदाजी और तेज गति वाले हमलों का प्रयोग करता था। उनकी सेना अनुशासित और संगठित थी, जबकि हमारे जो राजपूत थे उनकी अधिकतर व्यक्तिगत वीरता के रूप में देखते थे। गौरी छल, कपट, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावी उपयोग किया, जिससे उसे सफलता मिली। उसकी नीति केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि विजित क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करके स्थायी जो प्रशासन है उसको स्थापित करना था। इसी क्रम में उसने अपने विश्वसनीय जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, उसने भारत में भेजा, जिसने आगे चलकर जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो मुगल काल मतलब क्या, बेसिकली ये पूरा टाइम पीरियड ही उन्हीं के कहा जाए तो आक्रमण के बाद बना था। तो गौरी के आक्रमण के बाद जो अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक थे, सबसे महत्वपूर्ण थे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद उत्तर भारत में जो राजपूत शक्ति उसका पतन तेजी से हुआ और दिल्ली तथा जो आसपास के क्षेत्रों में गौरी का जो नेतृत्व स्थापित हो पाया। यद्यपि गौरी स्वयं तो बेसिक जिंदा नहीं रहा, लेकिन उनका जो द्वारा जो स्थापित प्रशासनिक ढांचा है वो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की बेसिकली नींव बना। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन आक्रमणों ने उत्तर भारत की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहाँ छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ एक अब केंद्रीय शासन के उद्देश्यों में विकास हुआ। गौरी के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक सुधार किए और एक नई शासन प्रणाली की शुरुआत की, जो आगे चलकर अधिक विकसित रूप में सामने आई। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन आक्रमणों पर प्रभाव पड़ा। भारत में इस्लामी इस जो संस्कृति है उसका परिवेश हुआ, जिसने भारतीय समाज में नई संस्कृति धारा का समावेश हुआ। हालांकि प्रारंभिक चरण में संघर्ष और टकराव की स्थिति भी रही, लेकिन समय के साथ यह संपर्क जो है सांस्कृतिक समन्वय में बदल गया, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। आर्थिक दृष्टि देखा जाए तो बाद में प्रशासन ने जो बेसिकली व्यापार और कर व्यवस्था व्यवस्थित किया, इससे आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिली। साथ ही साथ भारत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके बीच में संघर्ष बढ़ा, जिससे आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिला। आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो मोहम्मद गौरी की सफलता के कारण केवल उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि छल कपट भी था और हमारे राजाओं की कह सकते आंतरिक जो कमजोरियां थी वो भी था।
यदि राजपूत राज्य सभी एकजुट हो जाते तो इन लोगों का इतना पावर नहीं हो पाता कि वो कभी सफल हो सकते थे। ठीक है, इस प्रकार उसके आक्रमण भारतीय इतिहास के उस दौर की कमजोरी को उजागर करते हैं। मोहम्मद गौरी का आक्रमण कारण भारतीय इतिहास के एक निर्णायक मोड़ बन के साबित हुआ। उसने न केवल कह सकते हैं जो राजनीतिक सत्ता की प्रक्रिया को तेज किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा को भी यहाँ पर निर्धारित करने की कोशिश किया। और इन्हीं से कहा जाएगा तो इन आक्रमण से स्पष्ट कर दिया गया कि संगठित अगर शक्ति हो, राजनीतिक सोच हो और दृढ़ संकल्प हो, तो किसी भी ऐतिहासिक परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण कारक है वो हो सकते हैं हमारे पास। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूट वंश के महत्व का वर्णन करने बोला गया है। तो भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूट वंश का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर प्रारंभिक जो मध्यकाल यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी का जो कालखंड है, यह वंश दक्कन क्षेत्र की एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा, जिसने न केवल दक्षिण भारत बल्कि जो उत्तर भारत है उसकी राजनीतिक गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रकूटों का महत्व जो केवल है उनके राजनीतिक विस्तार तक सीमित है, बल्कि प्रशासन, संस्कृति, कला, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। राष्ट्रकूट वंश का जो उदय है वो 8वीं शताब्दी में हुआ और इसके संस्थापक के रूप में दंती दुर्ग का नाम लिया जाता है, जिसने चालुक्य सत्ता को समाप्त करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद जो कृष्ण प्रथम जी थे, इस वंश को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो मान्यता खेता थी, मालखेड़ थी, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस वंश का उत्कर्ष जो है वो विशेष रूप से गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष प्रथम के समय में हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रकूटों का महत्व इस बात में निहित है कि उन्होंने दक्कन को एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में साबित किया और उत्तर भारत की राजनीति में भी सक्रिय हस्तक्षेप किया। कन्नौज के लिए चल रहे जो त्रिदलीय संघर्ष थे, उनमें राष्ट्रकूटों की जो भागीदारी थी यह दर्शाती थी कि वे केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर अपनी जो प्रभुत्ता वो स्थापित करना चाहते थे। गोविंद तृतीय के नेतृत्व में राष्ट्रकूट सेना ने उत्तर भारत तक जो सफल अभियान चलाए और गुर्जर जो प्रतिहार वंश था तथा पाल वंश थे जैसी कई शक्तियों को चुनौती दी। इस प्रकार राष्ट्रकूटों ने जो उत्तर दक्षिण भारत के बीच में जो राजनीतिक संपर्क है उसको सुदृढ़ करने का कार्य किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या दृष्टि देखा जाए तो राष्ट्रकूटों को एक संगठित और प्रभावी जो शासन प्रणाली है उसने विकसित किया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों जिलों में विभाजित किया, जिनका संचालन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। सामंत व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी क्योंकि केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण बहुत मौजूद था। इससे प्रशासनिक जो स्थिरता थी वो बनी रहती थी और साम्राज्य का सुचारू रूप से संचालन संभव हो पाता था। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश का जो योगदान है वो अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य, कला और स्थापत्य के माध्यम में या क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं का संरक्षण मिला। विशेष रूप से जो अमोघवर्ष थे प्रथम, उन्हें स्वयं एक विद्वान और साहित्यकार थे, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी। यह ग्रंथ जो है कन्नड़ साहित्य के विकास में कहा जाए तो मील का पत्थर बनकर साबित हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बात करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का जो योगदान है वो अद्वितीय है। एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया उनकी स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया और इसकी जो भव्यता है, शिल्पकला तथा वास्तुकला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्रकूटों की जो तकनीकी दक्षता और कलात्मक प्रतिभा है उनका भी परिचारक है। धार्मिक दृष्टिकोण से राष्ट्रकूट जो है शासक सहिष्णु थे। वे मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म से विशेष रूप से प्रभावित थे। इन धार्मिक सहिष्णुता से समाज में एक समन्वय और संतुलन बनाए रखा जाए, जिससे सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रकूट काल जो है समृद्धि काल था। कृषि, व्यापार, उद्योग का विकास हुआ। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया और जो समुद्री मार्ग थे उनको भी प्रोत्साहित किया गया। अरब देशों में के साथ उनके व्यावहारिक जो संबंध थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रभाव बढ़ा। इस आर्थिक समृद्धि ने सांस्कृतिक और स्थापत्य गतिविधि को भी समर्थन प्राप्त किया। राष्ट्रकूटों को एक महत्वपूर्ण स्थान यह भी योगदान यह भी था कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो सांस्कृतिक और राजनीतिक सेतु है उनका कार्य किया। उनके अभियान और संपर्कों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचार, परंपराएं और कलाओं का आदान प्रदान हुआ। इससे भारतीय जो संस्कृति है उसकी एकता और विविधता दोनों का बल मिला। हालांकि समय के साथ साथ अगर कहा जाए तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में भी पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। आंतरिक संघर्ष उनमें भी था। सामंतों की जो शक्ति थी बढ़ रही थी और बाहरी आक्रमणकारियों के कारण उनकी शक्ति कमजोर हुई थी। अंततः क्या होता है, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका पतन हो गया और जो नए नए वंश थे उन्हें जगह ले ली। फिर भी उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। निष्कर्ष अगर कहा जाए हमारे पास है तो जो
राष्ट्रकूट वंश है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि कला, साहित्य, स्थापत्य और धर्म के क्षेत्र में भी अमूल्य उनका योगदान रहा। उनका शासन जो है दक्कन क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है। राष्ट्रकूटों की जो उपलब्धियां है वो आज भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और योगदान का उनका महत्व जो है वो सदा बना रहेगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है, इंग्लिश में पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट महमूद गजनवीज इन्वेजन ओवर इंडिया, या फिर महमूद बर्बर ने या यद्यपि भारत पर आक्रमण करते समय उसने क्या किया था, बर्बरतापूर्ण उसने कार्य किया। क्या महमूद गजनवी के विषय में इसे मूल्यांकन से आप सहमत है? महमूद, बस यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा गलती हो सकता है तो आप इसे टाइप कर क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसे आप गूगल ट्रांसलेटर सहायता से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने साथ देख लीजिएगा। यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी सवाल पूछा सकता है कि महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए कि क्या उसके आक्रमण पर भारत का कोई स्थायी प्रभाव पड़ा। अटेम्प्ट एनी एस्टिमेट ऑफ महमूद गजनी डिड ही लीव एनी लास्टिंग इफेक्ट ऑन इंडिया बाय इन्वेजन। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो पहला सवाल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक आक्रमणकारी के बारे में जिनका नाम था महमूद गजनवी। भारत पर वो आक्रमण करता है या फिर अपना एक अभियान चलाता है कब, जब उसके पिता की मृत्यु होती है। सुबुतकुन की मृत्यु जब हो जाती है बेसिकली 998 ईस्वी में, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे जो बड़ा बेटा रहता है जिसका नाम होता है महमूद गजनी को उसे सुल्तान बनाया जाता है, ठीक है। जिस समय महमूद गजनी का शासक बना उस समय भारत की जो राजनीतिक हमारी दशा थी वो बहुत ही डंबाडोल थी, क्योंकि भारत में देखिए किसी एक कह सकते हैं राजा का किसी राजा का बेसिकली साम्राज्य नहीं था, जिस वजह से हमारे भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो थोड़ी सी डंबाडोल थी। भारत की संपन्नता की ख्याति जो है, मतलब भारत का संपन्नता जो है वो हर जगह विदित था, हर ही लोग जानते थे। महमूद ने क्या किया, इस परिस्थिति का उसने लाभ उठाया और भारत में क्या किया, यहाँ पर विजय के लिए विजय की ठानी। उसने लगभग प्रत्येक वर्ष यानी हर साल वो उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और विशेषता यह था कि शायद ही किसी आक्रमण में उसे विफलता प्राप्त हुई, मतलब ऐसा कोई भी होगा जहां उसे विफलता मिली होगी। सबसे पहला अभियान जो उसने चलाया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने भारत में सर्वप्रथम जो अभियान चलाया था वो 1000 ईस्वी में चलाया था। इस अभियान में उसने पेशावर के जो समीपस्थ जो दुंगो थे उनको अपने क्या किया था, कब्जे में ले लिया था। ये पहला उसका अभियान था। दूसरे अभियान में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1001 ईस्वी में उसने क्या किया था, पेशावर के जो आसपास का इलाका हो गया उसमें क्या किया, उस प्रांत पर विजय प्राप्त की। और तब तक हुआ जो हिंद या फिर उद्भांड की ओर बढ़ा, वहां का शाही शासक जयपाल जो था उसका सामना नहीं कर सका और उसने शर्म के कारण क्या कर दिया, आत्मदाह कर दिया। ये द्वितीय अभियान के बारे में जानकारी जो आंकड़ों के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। अगला हमारे पास है तीसरा अभियान। इसमें 1002 से लेकर 1003 ईस्वी में क्या किया था, वो सिस्तान से युद्ध करने में व्यस्त रहा, इसलिए उसने इस समय भारत पर क्या क्या आक्रमण नहीं किया। भारत पर उसने 1004 में ईस्वी में क्या किया, अपना तीसरा आक्रमण किया। इस समय उसने भाटिया एकीकरण संभव नहीं कर पाया, आक्रमण किया। वहां के जो सैनिक थे बेसिकली बाजी राय ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया, परंतु अंत में पराजित होने पर भी उसने भी क्या किया, अपने आत्महत्या कर डाली। ये भी ऐसा माना जाता है। अगला है चौथा अभियान। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1005 से 1006 ईस्वी में यहाँ पर उसने क्या किया, जो मुल्तान के शासक थे अबुल फतह दाऊद को अधर्मी गतिविधियों के विरुद्ध दंडित करने के लिए उसने क्या किया, उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान की तरफ बढ़ने के लिए उसने क्या किया, आनंद पाल से रास्ता मांगना पड़ा, क्योंकि उस समय जो सिंध में बाढ़ आ रही थी, मतलब सिंध में उस समय पानी का समय था, उसे रास्ता देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अंत में आनंद पाल को कश्मीर की जो पहाड़ियों में भाग गया। आनंद पाल के भाग जाने पर महमूद जो सुगमता थे उन्हें मुल्तान की ओर कूच कर सका और वहां दाऊद को उसने हराया। उसके बाद क्या हुआ, आनंद पाल के जो लड़के थे सुखपाल को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ये चौथा अभियान के बारे में जो जानकारी वो बताया गया। अगला इसी प्रकार पांचवा अभियान है जो कि 1006 ईस्वी में यहाँ पर उसने आनंद पाल के जो लड़के थे सुखपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया, क्योंकि सुखपाल ने, यहाँ सुखपाल होगा, सुखपात्र मत करिए, सुखपाल कर लीजिएगा, क्योंकि सुखपाल ने अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया था। यह पांचवा अभियान था। छठा अभियान के बारे में जो जानकारी है उसमें बताया गया 1008 ईस्वी में उसने आनंद पाल पर क्या क्या आक्रमण किया, क्योंकि उसने जब वो मुल्तान जा रहा था तब रास्ता देने से उन्होंने इनकार किया था। इस युद्ध में आनंद पाल को क्या हुआ, बुरी तरह यहाँ पर हार मिला। फिर जो सातवां अभियान था 1009 ईस्वी में उसने नारायण पे क्या किया, आक्रमण किया, एवं यहाँ पर कर्नियम ने नारायण को क्या किया, एकीकरण राजपूताना के अलवर राज्य के स्थित जो नारायणपुर स्थित है वो यहाँ पर स्थित कर दिया गया। आठवां अभियान जो है यहाँ पर 1010 में उसने क्या किया,
धूर पर क्या किया, आक्रमण कर महमूद बिन सूरी को उसने क्या कैद किया और वहां सूरी के भाई जो थे अबू अली को उसने नियुक्त कर दिया। फिर नौवां अभियान जो चलाया उसने 1010 ईस्वी में उसने मुल्तान पूर्णतः क्या किया, उसने अपने अधिकार में कब्जा कर लिया और फिर उसने पूरा आक्रमण वहां पर किया। 10वां अभियान जो है उसने 1000 ईस्वी में क्या किया, जो थानेश्वर की उसने बढ़ा और अपने शत्रु राम को उसने क्या किया, पराजित किया। 11वां अभियान जो है 1012 से लेकर 1013 ईस्वी के बीच में उसने शाहियों को नई राजधानी नंदना पर आक्रमण किया। उस समय पर वहां का जो शासक था वो आनंदपाल था। 12वां अभियान उसने 1014 ईस्वी में कश्मीर पर क्या किया, आक्रमण किया। फिर अगला था 13वां अभियान, उसने क्या किया, 1015 ईस्वी में उसने कश्मीर पर पुनः आक्रमण किया और वहां के जो उपद्रवी मुखियों थे उनको उन्होंने इस प्रकार दबा दिया। फिर जो 14वां अभियान था उसमें 1016 से 1017 ईस्वी में वो खवार जम्मू से युद्ध करने में व्यस्त था, इसलिए उस समय भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। उसका जो 14वां अभियान माना जाता है वो 1018 से लेकर 19 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण जो है वरन जिसे हम लोग बुलंदशहर, महावन, मथुरा, कन्नौज, मुंज, कानपुर के जो आसपास का मुआवजन हो गया तथा यहाँ पर जो शहर है सीरस सहारनपुर उसमें इसने हमला किया था। फिर अगला जो है 15वां आक्रमण हमारे पास है 1020 से 21 में उसने क्या किया, जो चंदेल विदादर पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने जो विदादर प्रतिहार शासक राज्यपाल को क्या किया था, मार डाला था। वजह यह थी कि राज्यपाल ने बेसिकली क्या कहता है, अपने को महमूद को समर्पित कर दिया था। महमूद विद्याधर के इस कार्य से कुछ हो गया था और इस वजह से उसने उसमें आक्रमण कर दिया। विद्याधर का छात्र जो साथ था वो त्रिलोचन पाल ने भी किया था, अतः उसने उसे भी हराया और लाहौर को कब्जे में किया और वहीं पर वरी की तरफ उसे आगे बढ़ा। 16वां आक्रमण जो था उसने क्या किया, 1021 से लेकर 22 ईस्वी में दोबारा क्या किया, विद्याधर पर आक्रमण किया और कालिंजर पर अभियान बेसिकली अधिकार किया। रास्ते में उसने ग्वालियर के जो किले थे वहां पर आक्रमण किया और जो कच्छप छाप घाट थे या जो शासक थे उनका यहाँ पर कीर्तिराज को पराजित किया। 17वां अभियान जो था उसका 17वां अभियान 1024 से लेकर 25 ईस्वी में, 1023 ईस्वी में वह टॉस अक्सियाना में व्यवस्था। 17 जो आक्रमण था गुजरात में जो हमारा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उसमें किया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण थे, 3-4 छोटे छोटे राज्यों में मिलकर महमूद का सामना किया, परंतु सब कुछ व्यर्थ रहा। 18वां अभियान जो सोमनाथ पर उसने फिर विजय प्राप्त करने के लिए जब महमूद अपने देश लौट रहा था तो नमक के पहाड़ों के पास रहने वाले जो जाट लोग रहते थे उन्होंने क्या किया, उसे कष्ट दिया और अतः उसने उसको पाठ पढ़ाने के लिए करीब 1026 से 27 ईस्वी में उन पर आक्रमण कर दिया, उन्हें हराया। महमूद की जो मृत्यु हो जाती है वो जाटों के द्वारा होती है। जाटों से युद्ध के 3 साल बाद 1030 ईस्वी में महमूद की जो मृत्यु हो गई। महमूद के देखे आक्रमणों का क्या लाभ हुआ, भाई कोई लाभ नहीं हुआ भारत से। ऐसा आप सोचते हो भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, जो बाहरी देश थे जितने भी आक्रमण करते थे वो बाहरी पैसा लेके चले गए, ठीक है। तो महमूद गजनबी को भारत पर आक्रमण से जो लाभ हुए उसे अवर्णनीय कहा जा सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि भारत को क्या करना है, लूटना है, ठीक है। उसके उद्भांड आक्रमण से उसे लगभग यहाँ माना जा सकता है लगभग 2.5 लाख जो दिनारे हो गई, 25 हाथी प्राप्त हुए। भाटिया से उसे 120 हाथी मिले, इस प्रकार की कुछ धनराशि प्राप्त हुई। मुल्तान से उसे 20,000 दैनिक की जो वार्षिक आय हुई, फिर सुखपाल से प्राप्त हुआ। सब यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है कि उसे कितना कैसे दिरहम प्राप्त हुआ या कितना दिनार प्राप्त हुआ, ये सब के सब यहाँ जानकारी दिया हुआ। 350 हाथी किसे मिले, कन्नौज से उसे मिले। विद्याधर पर आक्रमण किया तो 300 हाथी मिला और अन्य कई उपहार इस प्रकार मिला। उसका जिसका जो खजाना था वो खचाखच यहाँ भर गया, वो भी बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं महमूद गजनबी का मूल्यांकन करते हैं कि क्या था यहाँ, उसके बारे में जानते हैं। तो यह पहला पॉइंट बताया हुआ है कि सैनिक के रूप में महमूद गजनबी महान सैनिकों में एक था। उसकी सैनिक योग्यता के कारण कुछ इतिहासकार ने उसकी गिनती एशिया के महानतम विजेताओं में की और उसकी तुलना बाबर, नेपोलियन तथा नेल्सन से की। राजनीतिक के रूप में देखा है तो उसे असफल ही कहा सकता है, क्योंकि उसे बार बार विजय प्राप्त करने के लिए स्थायी जो साम्राज्य से स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। न्यायकर्ता के रूप में देखा जाए तो वह धनी और निर्धन के में भेद नहीं करता था। सचरित्र को प्रेमी के रूप में उसे व्यय विचार की घोर घृणा थी। भारत में इसके आक्रमणों के पश्चात उसके जो व्यय विचार थे उसका एक भी अहम उदाहरण नहीं मिलता। इस्लाम प्रचारक के रूप में मुस्लिम संचार में उसका अपना विशेष स्थान था। मुसलमान उसे गाजी समझते थे और उसने इस्लाम प्रचार के अथक यहाँ प्रयास किए थे। कला एवं साहित्य के पोषक के रूप में वह साहित्य एवं कला का पोषक था। कहा जाता है कि वह स्वयं भी कवि था, ऐसा माना जाता है। अल बरूनी हो गए, फिरदौसी हो गए, फरिश्ता जैसे विद्वानों का कदरदान था। उसके द्वारा जो निर्मित विश्वविद्यालय हो गए, अजायब घर हो गया तथा मस्जिदें उनके कला प्रेम के योद्धा बताया गया। अब यहाँ पर 7वां जो पॉइंट हमारे पास वो एक बर्बर लुटेरा था तथा मूर्ति भंजक के रूप में भारत के संदर्भ में उसने बर्बरता लुटेराई कहा जाएगा। उसने भारत में जो हमारे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर थे
उनको तोड़ा, हमारे जो प्रमुख जो भवन थे उनको नष्ट किया, और अत्यंत जो हमारे अतुल संपत्ति उसको लूट के यहाँ से ले गया। वी समय ने आदि द्वारा विद्वानों का कथन यह है कि वह बर्बर लुटेरों के अलावा कुछ भी नहीं था, और यह वास्तविकता भी है कि वो इसके अलावा कुछ भी नहीं था और ना कभी हो पाएगा, ये अब याद रखिएगा। ठीक है, उसके इतिहास के प्रमाण कितने भी मिटा दिए जाए, ये सारे के सारे जो लोग थे ये भारत में बस कह सकते हैं यहाँ पर से लूटने के मतलब लूटने के यहाँ से उद्देश्य से यहाँ थे। वो मूर्ति भंजक भी था। मूर्ति तोड़ने के पीछे उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो धन प्राप्ति ही था। सी वी वैद आदि जो सरीखे विद्वान उसे लुटेरा नहीं मानते थे, परंतु यदि गहराई से अगर आप देखें और सोचा जाए तो भारत पर उसके द्वारा जो किए गए आक्रमण थे उसकी बर्बर प्रकृति के सारे सूचक होते हैं या उद्योतक होते ही बताते हैं। भारत में उसने अत्यधिक बर्बर प्रदर्शन किया। यहाँ के निवासियों के साथ उसका जो व्यवहार था वो असभ्यतापूर्ण था। भारत पर आक्रमण करके यहाँ की संपत्ति लूट ले जाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए जहां तक भारत का संबंध हो उसे एक लुटेरा मानना ही जाएगा, उसे लुटेरा घोषित ही कर देना चाहिए था कभी। यदि बर्बरतापूर्ण धन लूटना उसका उद्देश्य नहीं होता तो वो भारत में अच्छी शासन व्यवस्था कायम करता और स्थायी राज्य की यहाँ पर एक कल्पना कर सकता था। अब इसके देखिए क्या क्या प्रभाव ये भी यहाँ पर बताया गया। महमूद के आक्रमण प्रभाव क्या? कुछ लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर कोई चिर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। उसने देश के सैनिक आर्थिक स्रोतों को चूस लिया और पंजाब पर मुसलमानी जो अधिकार होने से विदेशी आक्रमणों के लिए भारत के द्वार उसने क्या किया, खोल दिए। महमूद के आक्रमण से हिंदुओं की जो शक्तियों को आघात पहुंचा। भारत की रण पद्धति से जो तुर्क लोग परिचित हो गए। मंदिरों को उसने विध्वंस कर भारतीय कला के जो हमारे क्षेत्र थे या जो कैसे धरोहर थे उनको यह प्रहार किया। आरसी जो मजुमदार के अनुसार भारतीय जो साम्राज्य में बड़ी दरारें जो पड़ चुकी थी, और प्रश्न यह नहीं था कि कैसे भारतीय साम्राज्य गिर पड़े, प्रश्न यह था कि वो कब गिर पड़ेगा, यह हमें बताया गया। तो ये सवाल VBI है जो आपको पेपर में पढ़ना पड़ेगा, मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के लिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो स्टार्ट होता है वो पल्लव वंश से स्टार्ट होता है कि पल्लवों की जो सभ्यता एवं संस्कृति का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो सवाल दूसरे तरीके पूछा भी जा सकता है कि पल्लवों ने भारतीय कला और साहित्य में क्या योगदान दिया। व्हाट आर द पल्लव्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। पहला सवाल है, मतलब पहला उत्तर यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि पल्लवों की संस्कृति एवं सभ्यता भारतीय इतिहास में हमारा अपना विशेष स्थान रखती है। उनकी शासन व्यवस्था, धर्म, कला, साहित्य आदि के जो भी प्रभाव है वो अमिट है। उनकी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी हमें साहित्य, हमारे जो अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए तथा स्मारकों से प्राप्त होती है। पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि शासन व्यवस्था, शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो राजा होता है या महाराजा धर्मराज होता है, उसकी यहाँ पर साप्यार्थ यदि ये कई जो मंत्री होते हैं वो अफसरों का एक यथाक्रम जो समूह होता है। महत्वपूर्ण साम्राज्य जो प्रांतों या राष्ट्र या मंडल में जो विविध या दूसरी छोटी इकाई कोष्टक या कोद्रम और आम जिसे गांव कहा भी आता है, गांव में सभाएं होती है जिनमें अलग अलग समितियां होती है जो बगीचे, मंदिर, तालाब आदि की देखरेख करती है। एक भूमि निरीक्षण विभाग भी होता था जो कि क्या करता था, शक्कर, साग, फूल, नमक व्यवसाय आदि की बिक्री पर यहाँ पर कर था। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया हुआ साहित्य से जुड़ा हुआ कि पल्लवों के समय काफी जो साहित्यिक गतिविधियां हुई। जो यहाँ पर कांची है उस समय की, यहाँ सांची होना चाहिए मेरे हिसाब से लगता है, उस समय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस समय का प्रमुख जो बौद्ध प्रमुख जो बौद्ध विज्ञान या दिव्यांग या हमारे बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पिपासा बुझाने के लिए वहां आए थे। सिंह विष्णु के दरबार में कभी भारतीय रहता था। महेंद्र बर्मन एवं स्वयं विद्वान थे। उसने मत विलास प्रहसन की रचना भी की थी। चट्टान मंदिरों में जो श्लोक लिखे गए थे उससे पता चलता है कि उस समय संस्कृत जो है वो बहुत ही परिमार्जित था। यहाँ पर नरसिंह वर्मन ए होगा या द्वितीय प्रथम हो सकता है हमारे पास, कि समय दंडित हुआ जो मातृदत्त ने उसी समय का था। कुछ विद्वानों को मत है कि भास और शूद्रकों के नाटकों का संचित्रीकरण भी उसी समय हुआ और इन नाटकों का जो मंचन भी हुआ था इसी समय माना जाता है। अगला थर्ड पॉइंट यह बताया हुआ है कि हेन सांग के अनुसार जो पल्लवों के समय जो बौद्ध और जैन धर्म लोग दोनों काफी अच्छी व्यवस्था में थे। अपर निरुज्ञान समंदर के प्रयत्नों से जो शैव धर्म भी बहुत फूला। वैष्णव अलवरों के प्रयत्न से वैष्णव धर्म का भी यहाँ प्रसारित हुआ था बताया गया। चौथा पॉइंट बताया हुआ है कि इस समय की कला का अपना अलग ही वैशिष्ट था। पल्लव कला की 3-4 शैलियों से हमें जानकारी मिलती है कि प्रथम प्रकार की जो शैली महेंद्र शैली या महेंद्र बर्मन द्वारा चालू की गई है के नाम से जानी जाती है। इस शैली के बने मंदिरों में एक ही पत्थर के जो ठोस स्तंभ है और इन मंदिरों में जो वर्तालुकार लिंक बने हुए हैं। द्वारपाल तथा प्रभात रोपण भी लोहा हमने एक मतलब यहाँ पर हमारे पास जो मंदिर है वो इसी शैली से बना हुआ है। दूसरे शैली की जो दूसरे प्रकार की शैली का मामला जो है वो नरसिंह बर्मन मम्मल द्वारा शुरू की गई थी, शैली के नाम से जानी थी। इस शैली के जो बने भी मंदिर है हमारे पे वो बाह्य सज्जा हो गए प्रशंसनीय है।
इन मंदिरों की जो मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। अर्जुन रथ हो गया, भीम रथ, धर्मराज रथ, इस शैली के कह सकते हैं सर्व उत्कृष्ट प्रतिनिधि। तीसरे प्रकार की जो शैली थी वो थी राजनाथ शैली, जिसे हम लोग नरसिंह सिंह बर्मन जो द्वितीय राज सिंह कहना होगा। इस शैली में पत्थर तथा ईंट के भी निर्मित हुए, जिनके शिखर बहुत ही ऊंचे होते थे। ऐसा लगता था कि गुहा मंदिरों के निर्माण में पल्लवों ने क्या किया, बौद्धों का अनुसरण किया। पल्लव जो थे वो कला पर अमरावती और चालुक्य कला का प्रभाव भी इस पर दिखाई देता था। पल्लव कला ने भी बदले में यहाँ पर जो चोल कला था उसको प्रभावित किया। इनकी कला ने इंडोनेशिया को कला को प्रभावित किया। पल्लव कलाकारों ने राजकीय युगलों की मूर्तियों को गढ़ने में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी। संक्षिप्त में कहा सकता है कि दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में पल्लव युग अनूठा था, ये बताया गया।